मध्य प्रदेश में कांग्रेस का घर चलो अभियान शुरू हो गया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देवास से अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत कांग्रेस ने नेताओं और जनप्रतिनिधियों को घर घर भेजकर बीजेपी सरकार की खामियां गिनाने का लक्ष्य रखा है और यह अभियान फिलहाल मध्य प्रदेश बीजेपी बूथ विस्तारक अभियान का जवाब माना जा रहा है। इसके चलते कांग्रेस खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस अभियान के जरिए कांग्रेस कैडर विश पार्टी भाजपा का 2023 के रण में टक्कर दे पाएगी या फिर सिंधिया समर्थकों और केपी यादव के बीच शुरू हुई तल्खी को हवा देकर आने वाले चुनाव में माइलेज लेने का प्रयास करेगी। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, सत्ता, संगठन और सिंधिया को लेकर। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल एक्टिव मोड में है। बीजेपी के नेता अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। पार्टी प्रदेश के जिलों में जाकर बूथ विस्तारक समिति की बैठकों में व्यस्त है, तो वहीं बूथ स्तर को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर पार्टी का फोकस है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं को संगठन का विजन प्लान बताना पहला मकसद है, तो वहीं प्रत्येक बूथ पर 51% वोट कैसे आएंगे, इस पर काम करने की जरूरत है। 4 नए पैरामीटर्स में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर, हर मंडल में, हर ग्राम नगर केंद्र में सक्षम बने, ये हमारा इस बार का प्रयास है। इसलिए विस्तारक योजना में हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष है या किसी भी स्थान पर है, सभी कार्यकर्ता समय दे करके भारतीय जनता पार्टी के काम के विस्तार में जुटेंगे। बीजेपी की इस तैयारी को जवाब देने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी एक एक कर अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने और सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने का रुख अपना चुकी है। 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में एक साथ घर घर चलो अभियान का शुभारंभ कर चुकी है। कांग्रेस का यह अभियान 1 फरवरी से शुरू हुआ है और इस अभियान का आगाज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ देवास पहुंचकर उन्होंने किया। वह कांग्रेस इस दौरान सिंधिया समर्थक और केपी यादव के बीच बनी तल्खी को भी आम जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस का सोचना है कि सिंधिया को बीजेपी में ज्यादा तवज्जो मिलने से पार्टी के खाटी नेताओं की अनदेखी हो रही है, साथ ही इसका असर आम जनता को पहुंचने वाली योजनाओं पर भी पड़ रहा है। इस बीजेपी की सरकारों ने लोगों का तेल निकाल दिया है और इसीलिए हम घर घर जा रहे हैं कि ये इस सरकार से को सबक सिखाना है, इससे बदला लेना है। इसने कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बुरे दिन आ गए, अब बुरे दिन इनके लाना है। बहरहाल कांग्रेस के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जनता के द्वारा मिलने वाले फीडबैक के आधार पर कांग्रेस सत्ता सिंह बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की कमियों को गिनाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि दोनों ही दलों के द्वारा शुरू की गई नूरा कुश्ती का दौर कब तक चलता है और 2023 के रण में आखिर कौन बाजी मारता है। भोपाल से सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक विकास बौंदरिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा जी हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा जी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, जिस तरीके से देखा जाए कि घर घर चलो अभियान जो शुरू किया गया है, ये कहा जा रहा है कि बूथ विस्तारक अभियान का काट निकालने की कोशिश है। वाकई घर घर जाके क्या बताएंगे, मतलब अपनी सरकार के 15 महीने की उपलब्धियां बताएंगे या फिर बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाएंगे? देखिए, किसी भी राजनीतिक कोई भी दल हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है और निश्चित तौर पे वो एक साल में, वर्ष भर में कहीं भी एक मतदाता जोड़ो के नाम से हो या घर घर चलो के नाम से हो, कांग्रेस पार्टी ने सरकार आने से पहले 2018 में मतदाता जोड़ो का एक बड़ा मुख्य अभियान चलाया था और ये नित्य प्रतिदिन एक निरंतर प्रक्रिया है हमारे कांग्रेस पार्टी की और इसको लगातार उसी तारतम्य में कमलनाथ जी ने घर घर चलो अभियान का नाम दिया है और हम घर घर जाकर दस्तक नित्य जो प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी की है उसकी विचारधारा की बात हो और निश्चित तौर पे हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पर मध्य प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी स्थापित है और मध्य प्रदेश में भी स्थापित है। केंद्र के उनके 7 वर्षों के कार्यकाल को और राज्य के उनके 15 और 17 वर्षों के कार्यकाल को एक एक जनता को हम बता रहे हैं कि आज डीजल के क्या भाव थे, गैस 2014 में क्या थी, पेट्रोल 2014 में क्या था और आज क्या है, आज खाने की स्थिति क्या है। तमाम इन बातों को हमारा कार्यकर्ता घर जा रहा है
और मतदाता जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उन बच्चों का नाम जोड़ने का काम, जो परिवर्तित सूची में होकर आए हैं, जो कहीं से ट्रांसफर होकर आए हैं, बाहर से आए हैं, ऐसे लोगों का मतदाता सूची में जागरूकता अभियान, जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं और इस चुनावी महाअभियान में जो कहीं ना कहीं आदमी वोट नहीं डालता, पीछे रहता है, उसको इस बात की जागरूकता कि आपका एक मत अधिकार जो है सत्ता के परिवर्तन कर सकता है और अधिकारों को दिला सकता है। अमित जी, जो ये घर घर चलो और बाहर चलो, जैसे भी चलो, लेकिन एक बात बताइए, आजकल टीवी हर घर में है, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सरकार के कामों का लेखा जोखा तुरंत देख लेते हैं, कोई भी विवाद होता है तो वो देख लेते हैं। मतलब आप ये नहीं देख रहे कि क्या जनता मूर्ख है? क्या आजकल सब लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए? अपन 1999 वाले फॉर्मूले पर अभी तक क्यों चल रहे हैं? कि दीपक भाई, आखिर क्या वजह है ये घर घर चलो अभियान या इस तरह के किसी अभियान से? जनता तो सब जानती है, या फिर जितना अगर आप बताएंगे वो तो वैसे उससे रूबरू है पहले से। और आपके पास अगर मुद्दों की कमी, अभी आप ही बोल रहे हैं कि कितना सिलेंडर महंगा हो गया, कितना बिजली महंगी हो गई है, जो भी आपने बोला महंगा हो गया। आपको याद है जब केंद्र में आपकी सरकार थी, तंबू उखाड़ के रख दिए थे, इतना प्रदर्शन जोरदार किया गया था, और केंद्र से सरकार आपकी चली गई थी। आप ऐसे कोई प्रदर्शन करते ही नहीं है, ट्विटर पे रहते हैं, अभी अभी अभियान शुरू कर लिया। आप क्या अपने आला कमान को ये बताते हैं कि हम देखो सक्रिय हैं, देखो हम जा रहे हैं घर घर? ये खुद ही बना लेते? क्या रहता है इस चीज का कॉन्सेप्ट? क्या होता है? दीपक भाई, ये चूंकि आप स्वतंत्र हैं और देश में लोकतंत्र है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। जी जी। तो निश्चित तौर पे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक असंख्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने शहादत दी, ये वो पार्टी से रिश्ता और नाता है। और रही बात, मैंने कहा कि नित्य प्रति ये कोई एक नया कार्य कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, उसके कार्यकर्ता या नेता ये कोई नया एक संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहे। ये नित्य कांग्रेस हमारी पार्टी का एक विचारधारा का, ये हर वर्ष हम नित्य लोगों के घर जाते हैं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाते हैं, जो बच्चे बड़े हो गए उनका भी नाम जोड़ने का। और खासकर आपने कहा कि ट्विटर का जमाना है, 21वीं सदी में हाईटेक दुनिया हो गई है, ये बात ठीक है, लेकिन समय समय पर नित्य हम लोग इस कार्य को करते आए हैं। जो घर घर चलो का अभियान एक जागरूकता का अभियान है। निश्चित तौर पे देखिए, आज 21वीं सदी हो या 15वीं सदी हो, जागरूकता की कमी है और थी, और निश्चित ही आने वाले समय में आज भी प्रधानमंत्री जरूर कह सकते हैं, मुख्यमंत्री जरूर कह सकते हैं कि हम एक समृद्ध मध्य प्रदेश बना दिया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया, लेकिन ये वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश है जो आज भी 45.5% लोग गरीबी से नीचे व्यापन करते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं 22.5% जो अति गरीबी के नीचे विस्तारक हैं। उन्हें न जाने कितने लोगों को अभी पढ़ना भी नहीं जाता, कई लोगों के बच्चे परिवार के स्कूल भी नहीं जाते। वो ऐसे कहां पर किसी हाईटेक दुनिया में जिएंगे? उनको उस हाईटेक दुनिया का ज्ञान और नई मतदाता सूची पे जोड़ने का जो अवसर एक नया प्रदान करती है, वो कांग्रेस पार्टी का नित्य कार्यकर्ता करता है, और ये हम निरंतर करते रहेंगे। ठीक है बंदरिया जी, जिस तरीके से आपने जो आखिर आपके अभियान चलते रहते हैं और आप इस तरीके के लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का, बूथ मजबूत करने के कार्यक्रम अक्सर चलाते रहते हैं। जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि सिंधिया और केपी यादव की जो बीच की तलखी है उसकी योजना पर असर पड़ रहा है, अभी आपने सुना भी था जब पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे अपनी बाइट में, तो ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई ऐसा कुछ है कि जो खाटी नेता है सिंधिया के आ जाने के बाद उन्हें दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभ्यस्त है नए कार्यकर्ताओं के साथ में कदम ताल कर सकने का, और भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते के ऊपर चल रही है। सब कुछ ठीक ठाक है। कहीं कोई, मान लीजिए, अगर संगठनात्मक तालमेल कभी कहीं कोई नहीं बन पाता है, बिगड़ता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग अपने वरिष्ठों से बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और इस नियत के साथ, इस सोच के साथ कि हम बेहतर तालमेल के साथ में संगठन को मजबूत बना सकें और देश को मजबूत बना सकें, उसके लिए काम करते हैं। तो उसमें तो हमारी अभ्यस्तता है, उस अभ्यास को हम सदा करते रहते हैं। ठीक है अमित जी, जिस तरह से आपने बताया कि जनता पे इसका या योजनाओं पे इसका असर पड़ रहा है, सिंधिया जी के, केपी यादव की तलखी या फिर उनके प्रभुत्व को लेकर जो खाटी नेताओं ने दरकिनार किया, इसका तात्पर्य क्या था, जिस तरह से अभी आपने सुना भी? देखिए दीपक जी, ये उनकी पार्टी का व्यक्तिगत उनका अंतरंग मामला है, लेकिन फिर भी क्योंकि केपी यादव जी ने मीडिया के सामने और सोशल मीडिया पर भी और पूरी मीडिया के सामने कहा, एक सांसद होने के नाते, कि मेरी पार्टी में कोई नहीं सुन रहा है और सिंधिया जी मेरे कार्यक्रम में अतिक्रमण कर रहे हैं, और सिंधिया के लोग जहां पर ये अतिक्रमण करके जो हमारी पार्टी में
सिंधिया जी आ गए हैं, उनके लोग मेरे कार्यक्रम पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस नहीं बोल रही, ये तो खुद उनके सांसद जो हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, ऐसे वो केपी यादव जी बोल रहे हैं। और अगर उनके साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और शीर्ष नेतृत्व पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो जनता से चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, अगर राज्यसभा से भेजा हुआ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला व्यक्ति अगर कहीं भारी हो रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और खैर, मैं केपी यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, वो भले ही इस बात को अभी देर से समझेंगे, मैं अपनी बात कह दूं विकास जी, वो अपनी भले ही बात को देर से समझेंगे, लेकिन ये तो है कि जितना बलशाली है ये भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे के कामों को छोड़ती है, ऐसी कार्यकर्ताओं को छोड़ती है और नए नए लोगों को लाकर और जो ज्यादा पावरफुल और दमदार आता है उसे ग्रहण करती है और एक दिन उसे भी छोड़ती है और फिर आगे बढ़ती है। ये तो जो स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के साथ में या अंग्रेजों के साथ खड़े हुए लोग थे, ये तो इनका चरित्र और चेहरा है। इसमें केपी यादव जी ने बस सच कहने का साहस रखा जो जनता के सामने, और ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये इन्हीं के सांसद ने कहा। मैं अपनी बात को एक बार और कहूंगा, दीपक जी, अभी आपने इससे पहले कहा, तो मैं स्वयं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से निकला हुआ कार्यकर्ता हूं। तो आज 48 केस मेरे ऊपर चल रहे हैं। अगर ये जमीन और धरातल पे नहीं होते और ट्विटर पे बैठ के केस दर्ज नहीं हुआ करते, 48 केस इस आंदोलन से, और कांग्रेस पार्टी ने वही आंदोलन खड़े करे थे जिससे 2018 में अगर आंदोलन नहीं होते, ट्विटर और फेसबुक पर होते, तो 2018 की जनता कांग्रेस की दामन नहीं थामती, कांग्रेस को सहयोग नहीं करती, कांग्रेस को सत्ता में नहीं लाती। ये तो खैर परिस्थितियां थी कि चूंकि धनबल ज्यादा मजबूत हो गया जनता बल के सामने और सत्ता को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक करा, जिसमें आज हम विपक्ष में। ठीक है, हालांकि उसके बाद उपचुनाव हुए थे। मैं जो बात कह रहा था, अमित भाई केपी यादव जी का नाम बार बार ले रहे हैं। केपी यादव जी को भी कल तक यही कहा करते थे, अरे साहब ये तो नए नए आए भारतीय जनता पार्टी में, हमारा आदमी चुरा लिया और चुनाव लड़ा दिया। तो देखिए कांग्रेस का तो इस ढंग का, देखिए दिक्कत क्या है, इस प्रदेश को एक अच्छा प्रतिपक्ष चाहिए। कांग्रेस वो रोल अदा नहीं कर पा रही। अमित भाई जरूर आंदोलनों में भाग ले देते होंगे, लेकिन हश्र क्या होता है, विधानसभा की टिकट की इच्छा रखते हैं, लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। कांग्रेस की यही तो दुविधा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस एक मजबूत प्रतिपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर पाती। अरे भाई बजट आया था, बजट में क्या कमी है उस बातों को सामने रख सकते थे, और बेहतर बनाया जा सकता उस बातों को सामने रख सकते थे, ताकि जब अंतिमतः बजट के प्रावधान अंतिमतः किए जाएंगे तो उनको जोड़ा भी जा सकता था। लेकिन कांग्रेस इस बात से भटक गई। वो गए देवास में और घर घर चलो अभियान कैसा चलाया कि गाड़ी में ही लोगों को बुला लिया, उनसे मिल लिए। तो ऐसा तो कांग्रेस का संगठन है, इसलिए हमारे लिए भी बड़ी दुविधा की स्थिति है। अगर हमारे सामने एक मजबूत प्रतिपक्ष हो तो शायद हमें और नई बातें जानने का और जनता की दुविधाओं को समझने का मौका मिलेगा और उन पर बेहतर काम सरकार कर सकती है। दीपक जी, मेरे इसी का फायदा माइलेज ले रही बीजेपी, विपक्ष कमजोर है इसलिए माइलेज ले रही है। माइलेज नहीं, देखिए हम तो हमारा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तार का कार्यक्रम चालू किया, ठीक है, बूथ को हम मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो न केवल राजनीतिक, जब भी हमें राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने की आवश्यकता उसके लिए नहीं है, हम तो हमें एक सामाजिक संगठन के तौर पे भी देखते हैं। सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करना है, तो कैसे हमारे बूथ के कार्यकर्ता अपने बूथ क्षेत्र में उन सामाजिक दायित्वों के लिए भी आ सके, ये भी हमारा बूथ को मजबूत बनाने का एक अभियान है, इसलिए भी एक अभियान है। और आप देखेंगे कि हम जो जिन बातों का, जिन तथ्यों का संग्रहण कर रहे हैं हमारे इस बूथ विस्तारक अभियान में, उनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें सामाजिक सरोकार के कामों में काम करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। ठीक है, अमित जी बात कीजिए। दीपक जी, मेरे विद्वान साथी का देखिए यही अंतर होता है कि उन्होंने बताया कि भारतीय, जब कांग्रेस के नेता जो हैं कमलनाथ जी वहां गए तो वो गाड़ी में ही बैठे रहे, गाड़ी में ही बैठ के सदस्यता कर ली। अरे भाई, पूरी चैनल ने अभी आप ही के विजुअल दिखाए, 5-10 हजार लोग थे जहां सदस्यता अभियान चल रहा था। और देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खरीद फरोख्त की सरकार बनी है, धन बल के बाहुबल के आधार पर जिस तरीके से सरकार का निर्माण अभी इन्होंने करा है, ये इससे स्पष्ट होता है कि 97 एमएलए हैं। इन्होंने जनता के
किस तरीके से जनप्रतिनिधियों का मजाक उड़ाने का काम जनता के करीब जो मतदाता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को 97 एमएलए हैं उनका मजाक उड़ाने का काम विकास जी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई 10-20 एमएलए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में सत्ता में 2018 में आई थी, जिसने आपने षड्यंत्र कर खरीद कर और लोभ लोभान प्रक्रिया कर आपने उस सरकार को गिराने का काम करा। और इसके विजुअल शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ही कहा था, जब याद होगा आपको, कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है सर, कमलनाथ जी तो नाटक कर रहे हैं। आज वही चीजें हैं, नाटक कौन कर रहा है और कैसे सत्ता बनी, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता जानती है। विकास जी अगर यहाँ 97 एमएलए जो जनता ने चुनकर भेजा है कांग्रेस पार्टी पर, अगर उसका मजाक उड़ाना है तो ये अभिमान और घमंड बताता है। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन जिस मजबूती से चीजों को रखना चाहिए वो तो द्विदलीय प्रणाली है। अगर हमसे व्यक्ति खुश नहीं रहा और हमारे प्रति भरोसा नहीं रहा तो क्या करेगा, भटक के बेचारा कांग्रेस को वोट डाल। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, 2018 में हमेशा अमित भाई ये तथ्य भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को आधा प्रतिशत मत ज्यादा मिले थे। 6 विधायक जरूर कम मिले थे दीपक भाई। अभी आपने फिर अपने क्वेश्चन का आपने खुद ही उत्तर दे दिया। ये देखिए, आधा प्रतिशत और 1% सत्ता जब होनी थी, अगर जनता ने जिसके ज्यादा विधायकों का आकलन दिया है, समर्थन दिया है जनता ने, वो कितने थे? वो आपके थे। देखिए, आपने क्यों नहीं गवर्नर को आपने क्यों नहीं गवर्नर को वहां प्रस्तुत करा? भाई आपके पास आंकड़ा ही नहीं था। वही बात देवास में शिवराज जी कहते रहे कि सत्ता हमारी आएगी, सत्ता हमारी आएगी, लेकिन शिवराज जी पर्दे के पीछे षड्यंत्र में लगे रहे। कैसे गए नरोत्तम जी, कैसे गए भूपेन्द्र जी, और षड्यंत्रकारी कर किस तरीके से सरकार गिराने का काम ये मध्य प्रदेश में ही नहीं विकास जी, ये आपने उत्तराखंड में भी करा, ये आपने गोवा में भी करा। तो अभी आप ये आप षड्यंत्र नहीं कह सकते भाई, आपको छोड़ के। अच्छा, खरीद लिया, बिल्कुल खरीद के। अरे खरीदने और षड्यंत्र नहीं कहेंगे तो खरीद के मान लेंगे। अरे ये कहिए ना, आप उसे इस एंगल से देखिए ना कि आपके संगठन से, आपके मुख्यमंत्री से असंतुष्ट होके तो आप खरीदने को तैयार बैठे हैं। इसका देखिए दीपक जी, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कोई पार्टी जनप्रतिनिधि को जनता चुन के भेजती है तो आप तैयार है खरीदने के लिए, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो। नहीं, देखिए हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। आप उस चीज को, एक्टिविटी को देखना ही नहीं चाह रहे कि कमलनाथ तो आपकी एक्टिविटी धन में ज्यादा थी। अरे भाई, चुनाव जीत के भी आए, वही लोग चुनाव जीत के आ गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर। आप सामने खड़े थे, आपकी जनता में ये ज्यादा थी पैसे के देने में। आप तो अच्छा, हम पैसे नहीं दे पाए, हमने तो जनता के उस जन समर्थन का सम्मान करा और जिससे सत्ता में आकर जनसेवा करने का काम करा। उन कार्यकर्ता, उन हमारे नवीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव लड़े थे। आप देखिए कि नहीं लड़े थे विकास जी, आप सत्ता में जरूर है, फिर आप हुए, आप सत्ता में जरूर हैं, लेकिन इस कलंक से आपको धन्यवाद, आदि काल तक आप बच नहीं पाएंगे। ये कलंक आपके माथे है कि आपने मध्य प्रदेश में षड्यंत्रकारी तरीके से सत्ता के जनमत को एक गिराने का और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास, जो आपने गोवा में करा, जो आपने कर्नाटक में करा, जो आपने मध्य प्रदेश में करा, ये आपका चेहरा इससे कलंकित है। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या पहली बार विधायक किसी राजनीतिक दल को इस्तीफा दे के, विधायकी छोड़ के दूसरे दल में शामिल होते हैं? 24 विधायक होते हैं और उस नई पार्टी के सिंबल पे जीत के आते हैं। क्या कांग्रेस जब मुख्यमंत्री रहे तब कभी ऐसा नहीं हुआ? आप क्या 24 लोग चले गए? अरे कहने की एक आध कोई ठोस उदाहरण बता दीजिए। अमित जी लगा उसमें एक आध ठोस उदाहरण आप देख लेते, ढूंढ लेते, कहीं रुपए पैसे के थैले आप इस कलंक से बच नहीं सकते। कोई कलंक, आपने सत्ता के लालच में जो मध्य प्रदेश के जनमत का जो मजाक उड़ाया है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। मैं तो ये कह रहा हूं, आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि कमलनाथ जी ने
एक नकारा मुख्यमंत्री का रोल अदा किया, और आपने जब प्रतिपक्ष में आए तो उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। दीपक जी, आप क्यों नहीं मानते इस बात दीपक को? जी, 135 गौशाला बनाई, अगर ये नकारात्मक है तो हाँ हमने करा। शर्मा जी, अगर एक मिनट दीपक जी, मेरी पूरी बात, अगर विकास जी, अगर 300 रुपए जो सिर्फ आप उन बुजुर्गों से, पेंशनधारियों से वोट लेते रहे, 1000 की घोषणा कर 600 रुपए तत्काल सरकार आने के बाद अगर ये काम कमलनाथ ने कराए तो हाँ हमने नकारात्मक कराए। अगर हमने किसानों के 22 लाख 375 लोगों के कर्ज माफ करें तो हमने नकारात्मक करें। हमने एक नया स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर विकास कार्य करने का प्रयास किया तो नकारात्मक करें। आपने हमने गौशालाओं का निर्माण करा तो हम नकारात्मक करें। संबल योजना को जीरो आपने किया, जनता त्राई परेशान हुई और आपको उपचुनाव में इसलिए परास्त किया। हाँ, विषयांतर तो खैर है, लेकिन फिर भी मैं बोल बिल्कुल बिल्कुल कि आप शर्मा उसको जी, इस ढंग से असेस आज भी कर लेंगे कि कमलनाथ जी से क्या चूकें हुई, कैसे उन्होंने विधायकों के साथ में चलो चलो की नीति अपनाई, तो शायद ज्यादा सही ट्रैक पे चिंतन मनन कांग्रेस का रहेगा। ठीक है अमित शर्मा जी, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि विधायक वो देखो हर एक सरकार में होते रही हैं ये चीजें, और दूसरी बात, अगर आपके जिस चीज की कीमत होती है वो बिकती है, यानी कि आपकी जो जनप्रतिनिधि उनकी कीमत थी, अगर आप बोल रहे हैं कि बिके हैं तो कीमत थी तभी तो बिके। चलिए वो छोड़े, मुद्दा ही अलग था। सब अब जिस तरह से कृष्ण मोहन जी के पास जाऊंगा, एक अमित जी, एक लास्ट सवाल आपसे और है। जैसे आपने कहा भी, विकास जी ने बैठे बैठाए कहा कि बजट आया, मुद्दा हमने आपको दिया, और बजट आने पर बजट में बहुत खामियां थी, सबको पता है, सबने नहीं बोला। थी नहीं सर, हर चीज को बेहतर करने के लिए और नए आइडियाज आ सकते हैं, इंक्लूसिव हो सकते हैं। मैं ये मौका था आपके पास, बेहतर आपसे किसी भी तरफ से कोई कुछ कहीं से कोई बात नहीं निकली, ऐसा लगा जैसे बजट आपको भी बड़ा पसंद आया। दीपक जी, आपको बैठे बैठाए मुद्दा देते, आप उसको उनको भुनाते क्यों नहीं? दीपक जी, सिलेंडर तब पहले 300 रुपए का था, 400 को हो गया था, उसमें देखा था आपने केंद्र की सरकार, मैं जवाब दे दूं, आप 1000 का हो गया तब भी नहीं कर पा रहे। मैं जवाब दूं, यही एक चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है, जो कहीं ना कहीं जनता को इस मीडिया के चौथे स्तंभ पर विश्वास है, और आप ये बात करेंगे तो बड़ी निराशा होगी। आज कल जब बजट आया तो आपके चैनल पे ही मेरी बाइट थी, मैंने, क्योंकि आपके जो शर्मा जी हैं, मैंने उनको बाइट दी और ये कहा मुद्दों के आधार पर कि किस तरीके से 2 करोड़ रोजगारों की बात मध्य केंद्र की सरकार ने की थी। आज ये नहीं बताया कि किन किन को दी, आज वो 60 लाख नए लोगों को प्रलोभन देने की बात करी। ऐसे कई, और पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी ने और तमाम लोगों ने, आज संसद लगने तो दे, ये बात सुनने को कोई तैयार, प्रधानमंत्री संसद में है ही नहीं, आज बजट पेश कर दिया, किस तरह की बात, आज पूरी कैबिनेट और शाम को संसद में क्या कहते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, एक एक आवाज, एक एक बात, और पूरी मीडिया ने आज पूरे पेपरों को उठाइए कि किस तरीके से रंगाए और उनकी करनी और कथनी का अंतर बताया है। ठीक है अमित जी। कृष्ण मोहन झा जी, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, हालांकि मुद्दा बीच में भटक गया था, लेकिन आवेश में थे तो मैंने भी नहीं रोका। लेकिन जिस तरीके से, अगर मुद्दा जिस तरीके से है कि अभियान दोनों ही पार्टियां चला रही हैं, चलाती रही हैं, कोई नई चीज नहीं है, वो भी यही बोले, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अब इस वक्त कांग्रेस पार्टी को सिर्फ अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा? अगर वाकई तैयारी ये विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं 2023 की, तो क्या इन्हें कुछ, इनके पास मुद्दों की कमी नहीं है, विषय की कमी नहीं है, सब कुछ है और अच्छा खासा है जो माइलेज दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक या दो नेता बाइट दे देता है या फिर ट्विटर पे डाल देता है कि बजट ठीक नहीं था, फलानी चीज हो गई, या फिर कोई भी आता है, कोई भी बिल आता है या कोई भी चीज आती है केंद्र सरकार की है, कोई भी महंगाई वाली कोई बात आती है, तो बस थोड़ा सा हा उल्ला होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। देखिए दीपक जी, जो विषय था आज आपकी चर्चा का, जिस ढंग से बीजेपी ने बूथ विस्तार योजना शुरू की, और आप जानते हैं बीजेपी 365 दिन चुनावी मोड पे रहती है, बिल्कुल, कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देती है जिससे कार्यकर्ता तैयार हो। हाँ जी, बिल्कुल। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है इतने कम समय में पूरे देश में एक अलग स्थान बनाए हुए, और माइनस पॉइंट कांग्रेस का यही रहा है कि वो सत्ता में रहते रही है, विपक्ष की उसकी आदत नहीं है। और जो आप सब बातें जो कह रहे हैं, इतनी सब बातों में जब भी आप देखेंगे कि जब विपक्ष में जब बीजेपी रही है तो सत्ता को मजबूर कर दी है हर चीजों से। रही बात, अमित जी बार बार ये बात कह रहे थे कि सरकार गिरा दी, गए कौन? जब आप अपना घर नहीं संभाल पाते, परिवार नहीं संभाल पाते, 15 साल बाद यदि आपको सरकार मिली थी तो आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और हर चीजों में वही हम देखते हैं कि कांग्रेसी कभी भी जब चर्चा करते हैं, कई बार अवसर मिलता है तो वो केवल उसी बात को चर्चा करते हैं। आपका इंटेलिजेंस फेलियर था, आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाए, इस बात में चिंता करने की जरूरत है।
आपके ऊपर 7.5 करोड़ जनता ने भरोसा किया था, उस भरोसे को आपने तोड़ा है, तब जाकर के बीजेपी की सरकार बनी। सही। तो यदि कोई बिका है तो आपका आदमी बिका है, आपके कार्यकर्ता बिके हैं, आपके समर्पित नेता बिके हैं। यदि आप उनको संभाल नहीं पाए तो आपसे भविष्य में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस को लोग चुने, अवसर दें? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा नुकसान जनता का भी हुआ है। आप जानते हैं कि जब एक वर्ग जब किसी के साथ चलता है तो उसको दूसरे नजरिए से देखा जाता है। तो ये जो स्थिति जो आम आदमी की भी हुई है, बहुत जबरदस्त बिगड़ी है। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को लोगों के बीच में जाकर के अपनी स्थिति मजबूत करना, क्योंकि जो उन्होंने मान लो 15 महीनों में जो अच्छे कार्य किए उसको रखना पड़ेगा, उनको गिनाना पड़ेगा। और ये जो पहली बार हम देख रहे हैं, मैंने लंबे समय तक पत्रकारिता की और अभी देख रहा हूं कि कांग्रेस ने एक अच्छा कार्य किया है कि पहले से तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि बीजेपी की जो तैयारी होती है बूथ लेवल पे आज से नहीं, शुरू से होती है। इसके अलावा बीजेपी के साथ बहुत दूसरे लोग भी जो काम करते हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं, उनकी तैयारी बड़ी जबरदस्त रहती है। वो भी 365 दिन काम करते हैं। तो ये पहली बार जो है कांग्रेस बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर दी है चुनावी मोड में। लेकिन जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि मुरलीधर राव हो, मुख्यमंत्री हो, बीडी शर्मा हो, ये जिस ढंग से लगे हुए हैं, वो स्थिति हमें देखने को कांग्रेस के साथ नहीं मिल रही है। वो उत्साह नहीं दिखने को मिल रहा है। क्योंकि जब नेता चलता है, किसी भी नेतृत्व में जब संचार जब होता है कार्यकर्ताओं के बीच में, जब नेता सब सामूहिक तौर पे चलते हैं, और आप वो देख रहे हैं कि सामूहिकता बीजेपी में है, कांग्रेस में सामूहिकता नहीं है। और अभी हाल ही का घटनाक्रम आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जी को समय मांगने के लिए उन्होंने कहना पड़ा कि क्या मेरे को आपके माध्यम से लेना पड़ेगा। तो ये जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति को बिगाड़ रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास मौंद्रिया जी, अमित शर्मा जी और कृष्ण मोहन झा जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जनता के बीच सीधी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस कोरोना काल में हुई मौत और अन्य योजनाओं में कमियों का आधार बनाकर सरकार को घेरने के प्रयास में है, तो वहीं बीजेपी फिलहाल शिवराज सरकार की उपलब्धियां और कमलनाथ सरकार की नाकामियों को सामने रखकर खुद को आम जनता का हितैषी बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अगले साल होने वाले चुनाव में आम जनता किस पर भरोसा करती है और कौन सा अभियान आम जनता के लिए परमात्म करता है। जनता मांगे जवाब में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।